हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका जो थी हमने पहले पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट। हमने उसमें कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली देख लिया था और आज हम आगे देखने वाले हैं अंतरझिल्लिका तंत्र एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसमें क्या चीजें आती है, कौन कौन सी आती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद गोल्जी बॉडी मतलब गोल्जी काय, लाइसोसोम का मतलब लयन काय और वैक्यूल्स का मतलब रिक्तिका। ठीक है, और हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए आप। हाँ जी, हमने अभी देखा कि चारों के बारे में पढ़ना है, तो हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के चार भाग देखे थे, उसमें पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य। तो सबसे पहली लाइन से पता चल गया कि ये तो यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है, न कभी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं मिलता। ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया पहले स्लाइड से। यूकेरियोटिक कोशिका द्रव्य में चपटे होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और थैली युक्त छोटी नलिकावत मतलब ट्यूबुलर जालिका मतलब नेटवर्क तंत्र बिखरा रहता है, तभी तो आराम से उसकी कोशिका की स्ट्रक्चर भी बनी रहती है। तो आप देखो कि ट्यूबुलर नेटवर्क होता है। क्या होता है? ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। डेफिनेशन है कि यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा होता है, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने पढ़ा होगा कि दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार हम राइबोसोम की उसके ऊपर उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम बता सकते हैं। तो देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका। रफ का मतलब खुरदरी। तो खुरदरी किस कारण से हो रही है? खुरदरी तो आज से याद रखो राइबोसोम। तो राइबोसोम की क्या होगी? इसकी बाहरी सतह पर, अंदर नहीं होगा, बाहरी सतह पर राइबोसोम जुड़े रहते हैं, इसीलिए यह खुरदरी दिखाई देती है। ऐसा लगा खुरदरा दिखाई देता है माइक्रोस्कोप में। और ये देखिए, ये काफी फैली हुई, ज्यादा फैली कौन सी होगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें लिखा है मैंने, ना कि इसमें लिखा है काफी फैली हुई, केंद्र के बाहर झिल्ली तक फैली होती है। केवल बाहर से केंद्र की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका एक्सटेंशन नहीं होता है, उसका जो एक्सटेंशन ही होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये काफी फैली होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका मुख्यतः इसमें क्या पूछते हैं, इसमें कार्य पूछते हैं कि कार्य क्या होता है। अगर आप देखो जहां पर भी राइबोसोम आता है तो राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन का निर्माण हमेशा राइबोसोम ही करता है। तो आप देखिए कि इसका जो कार्य होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और स्त्रावण में सक्रिय रूप से भाग लेता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को RER कहते हैं। उसके बाद अगर राइबोसोम एब्सेंट है, मैंने बोला राइबोसोम की उपस्थिति अनुपस्थिति का आधार पर देखो, अगर राइबोसोम नहीं होते तो वह क्या दिखाई देगी? चिकनी दिखाई देगी, उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल स्मूथ सा दिखाई देगा, इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो SER बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको SER, इसको RER कहा जाता है। उसका जब इस पे अगर राइबोसोम है ही नहीं तो किस इस पे प्रोटीन तो बनेगा ही नहीं, तो उसको अवॉइड करो, प्रोटीन इसमें बनेगा। अब इसमें क्या बनेगा? वही चीज तो इंपॉर्टेंट होती है, प्रोटीन और लिपिड। इसमें क्या होगा? लिपिड संश्लेषण होगा, मुख्यतः क्या होगा? लिपिड का संश्लेषण होगा। लेकिन आप देखिए इसमें एक छोटा सा क्लू और होता है, स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रेजेंट होते हैं इसमें। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट क्या होंगे? बनेगा तभी तो प्रेजेंट होंगे। तो इसके कार्य का स्टेरॉयड हार्मोन निर्माण भी करता है, बस कुछ मात्रा में, बाकी लिपिड संश्लेषण का मेजर इसका फंक्शन है। आप ये देख सकते हैं। अब आप ये देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता किस से? देख तो लिया कि एक्सटेंशन होता है, ये होता है, ट्यूबुलर नेटवर्क होता है, लेकिन बनता किससे है? जो साइड में लिखा हुआ आपको दिख रहा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ये किसके बनता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स सूक्ष्म नलिका, माइक्रोफिलामेंट सूक्ष्म तंतु और इंटरमीडिएट फाइबर अंतर मध्य स्तर फाइबर तंतु बोलते हैं, से बना होता है। आप इंग्लिश में याद रखो MMI। तो मतलब MMI मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फाइबर से बना होता है। क्या बना होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस का मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको समझाया है। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हो उसको सरल भाषा में लिख के मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया आपके सामने, ताकि स्पष्ट आपको याद रखना है कि रफ से
प्रोटीन बनता है क्योंकि उस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ में राइबोसोम नहीं होते इसलिए स्मूथ दिखाई देती है और ये लिपिड का संश्लेषण करती है। लाइपोजेनेसिस बोलते हैं लिपिड संश्लेषण, जेनेसिस का मतलब बढ़ना, प्रोटियोजेनेसिस प्रोटीन का बनना। साइंस में क्या होता है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है, बनना, ग्लूकोजेनेसिस ग्लूकोज का बनना, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नए ग्लूकोज का बनना किसी और सोर्स से, न्यू का मतलब नया हो, जेनेसिस का मतलब बनना। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। और हम ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ से एंड हो गया। अब हम आगे का देखते हैं गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए, आपको समझ में आएगा। हाँ जी, अब हम आगे देखते हैं सेकंड पार्ट जो है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी गोल्जी का है और सबसे पहले इसमें छोटे छोटे मेन पॉइंट याद रखने हैं आपको, बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। बेसिक चीजें याद रखनी है कि गोल्जी बॉडी क्या होता है और कहां पर पाया जाता है। तो सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इन्होंने खोज की थी। और कैमिलो गोल्जी से आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गोल्जी लिखा हुआ, इन वैज्ञानिकों के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा उन्होंने, गोल्जी बॉडी रखा था। अब इस कब कैसे देखा इन्होंने, सबसे अच्छा देखा इन्होंने केंद्र के पास घनी रंजित एक डाई थी, उससे इन्होंने क्या किया, रंजित किया। किससे करते हैं अपन, रंजित करते हैं ना, तो डाई से करते हैं, हेयर कलर भी डाई से करते हैं, उसी प्रकार रंजित करते हैं डाई से। तो रंजित किया, घनी जालिकावती रेटिकुलेट संरचना थी। और ये आपके वहां लिखा हो रही है, एक्स्ट्रा लिखा है, उल्लू की जो तंत्रिका कोशिका थी, जो नर्व सेल थी, उसमें देखा गया था। क्या देखा गया था, गोल्जी बॉडी। तो इससे भी पता चलता है कि तंत्रिका कोशिका में भी गोल्जी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, वैसे पाई जाती है लेकिन ऐसा बता रहा हूं। तो गोल्जी बॉडी केंद्र के पास घनी रंजित कहां पाई जाती है, केंद्र के पास ही होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी केंद्र के पास, ये भी केंद्र के पास घनी रंजित हल्का संरचना उल्लू की तंत्रिका कोशिका में देखी। और बहुत सारी चपटी, ये बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली होती है, डिस्क चपटी होती है, ये भी चपटी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह चपटी होती है, डिस्क आकार की थैली, वो भी थैली दी थैली कुंड की ओर होती है। कुंड जैसे इसमें पाया जाता है, जैसे बोबल पाया जाता है, ऐसे कुंड हो जाता है, कुंड से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और कुंड का जो व्यास होता है ना, वो 0.5 माइक्रोमीटर से लगाकर 1 माइक्रोमीटर तक होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। माइक्रोमीटर 10⁻⁶ उतना होता है। तो गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जो केंद्रक है। कैसे होते हैं बताता हूं मैं। इस प्रकार से ये केंद्रक है, ये केंद्रक हो गया। तो इसके पास में ऐसे व्यवस्थित होते हैं, एक के ऊपर ऐसे, एक के ऊपर ऐसे कुंड बने होते हैं। इसमें ये साइड में कुंड बने होते हैं, ऐसे कुंड की तरह, एक के अंदर यूं, इसके अंदर यूं, इसके अंदर यूं, कुंड की तरह बने होते हैं। तो इसने कहा है गोल्जी कुंड केंद्र के पास सकेंद्रित, जैसे इसमें निर्माणकारी सतह जो केंद्रक की ओर होती है, केंद्रक की ओर होगी तो फॉर्मिंग फेज हो जाएगी, और केंद्रक से दूर हो रही है तो क्या हो जाएगी, मैच्योरेटिंग या मैच्योरेशन फेज हो जाएगी। ठीक है, देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि केंद्र जिसमें निर्माणकारी सतह, वो किसे होते हैं, केंद्र की ओर निर्माणकारी है, इसको क्या बोलते हैं, शीश कहते हैं, शीश बोलते हैं। निर्माण है तो शीश, और इसको उत्तल दिशा दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं उत्तल लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स फेज भी बोलते हैं। और परिपक्व सतह मैच्योरेशन फेज नहीं है, ये फेस है, फेस, मैच्योरेशन फेस का मतलब सतह, ये केंद्रक से थोड़ा दूर का मतलब क्या है, आप ये केंद्रक बनाया है तो हमने ये बनाई, तो ये मैच्योरेशन फेज दूर हो गई, ये केंद्र के पास हो गई, केंद्रक से देख रहे हैं। और ट्रांस बोल सकते अवतल होती है, अवतल मतलब बाइकॉनकेव दिखाई देती है, ऐसे दिखाई देती है बाइकॉनकेव। इसका मुख्य कार्य क्या है, द्रव्य को संवेष्टित करना, इकट्ठा करके जो द्रव्य आता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से द्रव्य आता है उसको संवेष्टित करके अंतरकोशीय लक्ष्य तक पहुंचाता है, कोशिका के बाहर स्त्रवण करता है। क्या करता है, पहले बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, आगे बताऊंगा मैं। तो इसमें क्या करता है, द्रव्य को संवेष्टित कर दिया, वेसिकल बना ली और पहुंचा देता है लक्ष्य, टारगेट जो सेल्स होती है जहां पहुंचाना पड़ रहा है इस द्रव्य को, इस फ्लूइड को पहुंचाना पड़ता है, तो वो क्या करता है, लक्ष्य टारगेट सेल्स तक पहुंचाता है, कोशिका के बाहर स्त्रवण करता है, कोशिका के बाहर स्त्रवण कर लेता है। और इसका एक मुख्य कार्य, इनमें जो मुख्य स्थल होते हैं ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, जो देखा होगा आपने, जो मुख्य स्थल होते हैं वो गोल्जी बॉडी ही होता है। तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण जो होता है वो गोल्जी बॉडी में ही होता है, और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण गोल्जी बॉडी में ही होता है। तो इसमें 2 टर्म होती है, ग्लाइकोसिडेशन और ग्लाइकोसिलेशन। तो ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, लिपिड बन रहा है तो सीडेशन,
लिपिड से सीडेशन, और अगर प्रोटीन बनना तो सीलेशन, बस इतना सा अंतर है। ग्लाइको ग्लाइको है और ग्लाइकोसिलेशन, सीडेशन लिपिड का और सीलेशन किसका बनता है, ग्लाइको प्रोटीन का बनता है। इस प्रकार से आप देख सकते हो इतना सही है, इससे ज्यादा नहीं है। बस दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको, ये तो निर्माण का सतह फॉर्मिंग फेज और मैच्योरिंग फेज। मतलब जैसे एक लिक्विड आया उधर से अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया और गोल्जी बॉडी की जो सिस फेज है उस पे आया, उससे अंदर घुसा उसके बाद अंदर घुसकर उसकी जो द्रव्य था वो संवेष्टित हो गया और ट्रांस सतह से निकल गया। मतलब पहले तो फॉर्मिंग का मतलब क्या था, बन रहा था, वो बन रहा था तो कुछ वेसिकल बन रही थी, बननी और फिर फॉर्मिंग उसकी जो मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गया, उसकी सतह से दूर निकल गया। और ध्यान रखना ये दोनों सतह दोनों अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। ये ऐसे ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, दोनों अलग अलग है। ये अगर ये फॉर्मिंग फेज है, क्योंकि केंद्र के पास फॉर्मिंग फेज है और ये मैच्योरेशन फेज है, लेकिन ये दोनों होते हैं तो अलग अलग, लेकिन आपस में जुड़ी हुई होती है। ऐसा नहीं कि आपस में दोनों एक इधर हो गए नहीं अलग हो गए, अलग नहीं होता है, होती दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग वर्क करती है, अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कार्य करती है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ी हुई होती है। इससे इतना आसान है, इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अब इसको एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये बेसिक चीज है गोल्जी बॉडी की, ठीक है। सिर्फ याद रखना गोविलो गोल्जी सर के नाम पे, इन साहब के नाम पे गोल्जी बॉडी नाम रखा गया और ये उल्लू की ग्रंथि कोशिका में देखी गई, ठीक है। और व्यास याद रख देना और मेन चीजें याद रख देना और फॉर्मिंग मैच्योरिंग फेज याद रख देना, ठीक है। इसके आगे हम पढ़ते हैं लाइसोसोम। हाँ जी, अब आपका तीसरा पॉइंट है लाइसोसोम, इसको हिंदी में लयन काय बोलते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का तीसरा पॉइंट है लाइसोसोम। इसमें क्या होता है, ये पुट्टिका संरचना होती है, वेसाइकल होती है, वेसाइकल पुट्टिका संरचना। अभी आपको मैंने बताया गोल्जी बॉडी से जो वेसाइकल बनती है ट्रांस फेज से, मैच्योरेशन फेज से, वो ही आगे जाके क्या होती है, लाइसोसोम बनती है। पुट्टिका संरचना जो संवेष्टन विधि द्वारा जो पैकेजिंग मेथड होती है, पैकेज हो गए उसको संवेष्टन करके गोल्जी बॉडी से ही बनता है। अभी बताया मैंने कि गोल्जी बॉडी से ही बनेंगे, वो ही क्या होते हैं, लाइसोसोम होते हैं। और लाइसोसोम वेसाइकल्स, मतलब इसको वेसाइकल होती है, पुट्टिका होती है, सभी प्रकार के जल अपघटनीय, मतलब जितने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है या अभी तक के जितने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या होते हैं, हाइड्रोलाइजेस, लाइपेजेस, प्रोटीजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, न्यूक्लियसेस सारे होते हैं। और ये क्या होते हैं, अगर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और लाइसोसोम है तो लाइसोसोम की जितने भी एंजाइम है तो जल अपघटनीय तो सारे एसिडिक परिस्थितियों में काम करेंगे, अम्लीय परिस्थितियों में क्या करते हैं, सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। अगर बेसिक नेचर होगा तो हो गया, लेकिन उनकी सक्रियता कम हो जाएगी। लेकिन अम्लीय परिस्थितियां मिल गई इनको, एसिडिक भी है, पीएच शायद से कम मिल गई तो अधिक सक्रिय होने लग जाएंगे। और ये एंजाइम अगर उसमें जितने एंजाइम है उसका ही पाचन करने में सक्षम है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आदि को पाचन करने में सक्षम है। और ये ध्यान रखना कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी बोलते हैं, क्योंकि ये खुद का क्या कर पाचन कर देते हैं, खुद की सुसाइडल बैग्स बोलते हैं, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, ठीक है। इतना ही इसमें लाइसोसोम में है। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, पिनोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस, बहुत सारी चीजें होती है। पिनोसाइटोसिस मतलब क्या होता है, कोशिका का जो पी जाता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, उसको मतलब उसको क्या होता है, उसको खा जाता है। आप देखते हो कि अपन जो व्रत करते हैं, फास्टिंग व्रत होता है, व्रत क्या होता है, उसमें क्या भूखे रहते तो क्या करता है, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको खाने लग जाता है। हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं उसका क्या करते हैं, पाचन करने लग जाते हैं कोशिका में, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में कुछ कैंसर कोशिकाएं भी क्या हो जाने जाती है, नष्ट होने लग जाती है। उसी प्रकार से ये लाइसोसोम बहुत इंपोर्टेंट होता है बॉडी में। अगर ये ज्यादा हो गया, फुट गया तो इंसान की मौत भी हो सकती है, कोशिका की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। आप यहां तक देखिए, हम आप फोर्थ पढ़ते हैं, वैक्यूल्स मतलब रिक्तिका, ठीक है। हाँ जी, अब इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ रिक्तिका, वैक्यूल। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का तो 4 पार्ट है, उसमें चौथा पार्ट आ गया है कि वैक्यूल। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को क्या बोलते हैं, रिक्तिका। रिक्तिका क्या है, खाली स्पेस है, खाली जगह है। तो ध्यान रखना कि जो 2 कोशिका होती है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या होती है, छोटी होती है,
लेकिन पादप कोशिका में क्या होती है, रिक्तिका बहुत ज्यादा बड़ी होती है, वो पादप का लगभग कोशिका का 90% भाग घेरती है, बहुत बड़ी होती है। आप मुंह खोल के देखना, जिसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस देखना, तो आपको दिखेगा कि जंतु कोशिका में तो रिक्तिका छोटी है, लेकिन पादप कोशिका बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है। तो एक स्टेटमेंट आएगा, अभी इसमें बताऊंगा कि 90% भाग घेरती है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें पानी, रस हो सकता है, उत्सर्जित पदार्थ हो सकते हैं, अन्य पदार्थ जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं होते, ये उपयोगी थोड़ी है, कुछ उपयोगी नहीं, पानी हो सकता है, रस हो सकता है, उत्सर्जित पदार्थ नहीं होते, लेकिन कुछ उपयोगी नहीं होते, अन्य उत्पाद वो भी मिलते हैं, सारे मिलते हैं, ध्यान रखना, रिक्तिका में मिलते हैं। बुक में दे रखा रसदानी, रसदानी नहीं है, वो रिक्तिका है, वैक्यूल है। अगर रस होता तो उसको रसदानी बोलते, सेफ वैक्यूल बोलते हैं, सेफ वैक्यूल, नाम अलग अलग है, सेफ वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और जनरल बोलते तो वैक्यूल। अब एनसीईआरटी में देखना, हिंदी में लिखेगा रसदानी, रसदानी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिक्तिका है। रसदानी एक सेफ वैक्यूल के अकॉर्डिंग कहा गया है, तो उसके रेफरेंस में कहा गया है। तो धीरे इसमें देखना, अगर रस है तो क्या बोलते हैं, सेफ वैक्यूल, मतलब रसधानी। रिक्तिका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, ध्यान रखना, एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसको उसकी झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ये भी ध्यान रखना कि कोशिका, रिक्तिका की जो झिल्ली होती है ना, रिक्तिका होती है बहुत बड़ी है कोशिका, उसमें मान लीजिए प्लांट कोशिका, इसमें बड़ी रिक्तिका हो गई, इसकी झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, क्योंकि कोशिका में झिल्ली से तो घिरी हुई है, इसकी झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और अभी आ गया स्टेटमेंट कि पादप की कोशिका 90% स्थान घेरती है। पादप में कोशिका का कितना, ये प्लांट सेल है, मान लो प्लांट सेल है, तो इसमें बाकी सारे ऑर्गन साइड में रह गए, इसके सारे ऑर्गेनल साइड में रह गए, केंद्रक सब, लेकिन कोशिका का जो उसका 90% भाग था, उसने रिक्तिका ने घेर लिया। रिक्तिका ने क्या कर लिया, घेर लिया, मतलब रिक्तिका खाली जगह ने उसने घेर लिया, बाकी सब चीजें उसमें प्रेजेंट होती है। बहुत से आयन होते हैं पौधों में, और दूसरे पदार्थ भी होते हैं, वो सांद्रता प्रवणता के विपरीत आते, समझ लेना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन टोनोप्लास्ट से होकर रिक्तिका में जाते हैं। तो भाई ये रिक्तिका हो गई, जिससे ये बता रहा हूं, ये रिक्तिका है और ये कोशिका है, इसमें जो कुछ पदार्थ हैं वो क्या और इधर जा रहे हैं, इसमें सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब क्या करना पड़ा, अपने को ऊर्जा देनी पड़ रही है, और विपरीत किधर जा, रिक्तिका में जाते। इसका रिक्तिका में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक सांद्रता होती है, तो रिक्तिका में क्या होती है, अधिक सांद्रता होती है। आपने देखा होगा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन क्या हाइपोटोनिक हो गया, और उधर क्या हो गया, हाइपरटोनिक हो गया। इसमें लिखा, इस कारण रिक्तिका में कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक सांद्रता होती है, मतलब क्या होता, हाइपरटोनिक होता है। इधर कम सांद्रता है, उधर अधिक सांद्रता है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाना सक्रिय परिवहन होता है। तो क्या होगा, विपरीत होगा। इसका मतलब क्या हो, सक्रिय परिवहन, ऊर्जा खर्च होगी, तो ऊर्जा खर्च कब होगी, जब कम सांद्रता अधिक सांद्रता की ओर जाएगा। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वैक्यूल्स में क्या हो गया, हाइपरटोनिक होता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं कि अमीबा, कुछ जंतु देखते हैं, अमीबा प्रोटोजोआ का सदस्य है ये। अमीबा में क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। कुछ अमीबा होते हैं, उसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है। संकुचन से रिक्तिका होती है, उसमें क्या होता है, जैसे दबती है पानी निकलता है आपस में, उत्सर्जन में सहायता करती है, उत्सर्जन में, यानी कि ओस्मोरेगुलेशन मतलब प्राशन नियामक की तरह कार्य करती है, प्राशनता को बनाए रखती है। किसमें, अमीबा जैसे जंतु में। बहुत सारी कोशिका से खाद्य रसदानी फूड वैक्यूल का निर्माण पदार्थों को निकलने के लिए भी कहा जाता है। कुछ पदार्थों को अगर निकलना है तो क्या किया जाएगा, उसको उस टाइम क्या दे देंगे, रसदानी भी नहीं बोलते उसको, फूड वैक्यूल में खाद्य रसदानी बोल सकते हैं। ये खाद्य रिक्तिका बोलना पड़ेगा इसको खाद्य रिक्तिका बोलेंगे तो ज्यादा शब्द सही रहेगा। रसदानी तो सेफ वैक्यूल होता है, तो खाद्य रिक्तिका मतलब फूड वैक्यूल का निर्माण पदार्थों को निकलने के लिए होता है। तो आप ये देख सकते हो आप कि रिक्तिका में जो भी द्रव्य होता है, द्रवित होगा ना पानी में, जो उसको टोनोप्लाज्म भी कहा जाता है। क्या कहता है, टोनोप्लाज्म से टोनोप्लाज्म याद रख सकते हो। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, अति परासरणीय द्रव्य होता है, अल्प परासरणीय, अति परासरणीय हिंदी में, तो वो होता है। यहां तक कि हमने देखा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसके 4 भाग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और
और अपन ले लाइसोसोम और वैक्यूल्स, चारों देख लिए। इससे आगे कि हम नए पार्ट में मैं लाऊंगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम भी पढ़ लेंगे, वो अगले भाग में आएगा। तब तक के लिए एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ो, उसमें चारों चीजें इसको समझो और इसको बुक में भी देखो, डायग्राम देखो, इसको पढ़ो, उसको समझो। पढ़ तो आप कहीं से भी लोगे, लेकिन आप सबको क्या होना, समझना है और सीखना है। सीखना इंपॉर्टेंट होता है। आप सीखोगे नहीं तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप बोलते हो नहीं सर मुझे तो टफ लगता है, मुझे एक बात बताओ तुम, टफ लगता है, आपने साइंस बायो ली, आपको बायो ले ली, बायो पढ़ रहे तो बायो लिया, क्यों ली? आपको मैथ से डर लगता था, आपने बायो ले लिया। अरे मैथ से डर क्यों लगता था? आती नहीं थी। तो क्या आपको आर्ट्स आती है? नहीं आती ना, तो उसको हिस्ट्री नहीं आती, वो भी डर लगता है। मुझे नहीं आती तो मुझे डर लगता है। तो डर उस चीज से लगता है कि जो चीजें अपने को नहीं आती, अगर आती हो तो हम सब उसमें होशियार है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ती है। सीखोगे किसी भी फील्ड में, आप जाके अच्छी से सीखो तो अपने को आ जाएगी। इसको सीखना पड़ता है। आप किताबें तो बहुत हजारों किताबें, हजारों एडिशन है, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, हजारों नोट्स मिल जाएंगे। जब तक आपको अगर सीखने की लत नहीं लगी हो ना, तो आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको सीखना है तो इंपॉर्टेंट वीडियो को बहुत अच्छे से देखें कि क्या समझा है। ये लिखा हो सब जगह, लेकिन समझाया क्या, मैंने क्या वर्ड्स बोले, और शब्दों पे ध्यान दो कि सर ने क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। उन शब्दों से मुझे कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है, अच्छा इसमें कोई ट्रिक थी या कुछ कॉन्सेप्ट था, इसमें क्या क्या चीजें थी, वो भी आप देख सकते हो। मैंने इधर डायग्राम बना लिया, ये रफ डायग्राम बना लिया, लेकिन आप जब ओरिजिनल डायग्राम जब बुक में जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा, अच्छा वैक्यूल बड़ी होती है। तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, जंतु कोशिका कौन सी है, पादप कोशिका कौन सी है। उसमें जंतु पादप कोशिका में उसमें लेबल तो रखा नहीं होगा, तो आप बोलोगे नहीं हम पता लगा देंगे कि उसमें तो क्लोरोप्लास्ट होता है, पादप कोशिका में उसमें नहीं होता, तो हम पता लगा देंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट दिखना तो चाहिए, उसमें लेबल्ड होगा ना एग्जाम में, तो पता चलेगा। अगर लेबल्ड नहीं है तो आपको अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो आप वैक्यूल को देख लो, उसमें बड़ी वैक्यूल दिख रही है, समझ लेना पादप कोशिका है, और छोटा सा दिख रहा है गोल गोल बीच में साइड में दिख रहा है, इसका समझ लेना वो जंतु कोशिका है। और आप आराम से इसको पढ़े, वो समझे और आगे का पार्ट का वेट करें। और आप मुझे कमेंट्स करें, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो मैं आगे का पार्ट लाऊं कि नहीं लाऊं। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो मैं आगे का पार्ट भी लेके आऊंगा और इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी लाऊंगा इसके साथ में लास्ट में, जब पूरा चैप्टर कंप्लीट है। क्योंकि सेल बायोलॉजी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बाद में सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर जो पढ़ाऊंगा उसमें शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। और आपको किसी शॉर्ट ट्रिक देखनी है तो पहले वीडियो बना रखे हैं मैंने, उसमें भी आप जाके देख सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और आगे लिख सकते हैं, मैं साइड में रह जाता हूँ, लिख सकते हैं आप।